बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज से पहले पिछले लेक्चर में हमने सबक पंचायत का ख़ुलासा पढ़ा, आपने याद भी किया। आज सबक पंचायत की एक इबारत की तशरीह पे हम बात करेंगे, जो इम्तहानी नुक्ता नज़र के हवाले से बहुत अहम सवाल है और इम्तहान में ये सवाल नंबर 3 है। तो हम देखते हैं कि इसकी तशरीह लिखने का तरीक़ाकार क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो सवाल है हमारा मुंतज़ल पैराग्राफ की तशरीह, हवाला मतन और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, यानी इस सवाल के 3 हिस्से होते हैं और तीनों हिस्सों के अलग अलग नंबर होते हैं। एक नंबर होता है हवाला मतन का, एक नंबर होता है ख़त कशीदा अल्फाज के मानी का और 3 नंबर होते हैं तशरीह के। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं पैराग्राफ की, जबकि इम्तहान में आंसर शीट पर आपको पैरा लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपने सवाल नंबर और सवाल लिखना होता है। लेकिन अगर आप पैराग्राफ की हेडिंग दे के उसको एक लाइन में हाईलाइट कर देंगे तो ये वेल एंड गुड होगा। उसके बाद हवाला मतन की हेडिंग है, जिसमें सबक का अनवान और मुसन्नफ़ का नाम शामिल है। 0.5 इसके होते हैं, 0.5 इसके होते हैं, यानी 0.5 सबक के अनवान के और 0.5 मुसन्नफ़ के नाम के। 1 नंबर यहाँ से होता है, यानी हवाला मतन का। उसके बाद ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। अज़ीज़ तलबा, ये बात आपको याद रहे कि मुश्किल अल्फाज के मानी नहीं, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी आपकी हेडिंग होगी। अल्फाज और मानी दोनों तरफ लिखने के बाद लाइन लगाएं और फिर एक तरफ ख़त कशीदा अल्फाज लिख दें और दूसरी तरफ उनके मायने लिख दें। 1 नंबर ख़त कशीदा अल्फाज के मायने लिखने का होता है। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, तशरीह 3 नंबर होते हैं तशरीह के। तो जिस भी सबक की इबारत की तशरीह करनी होती है हमने, तो जो पैरा दिया हुआ होता है उस पैरे से पहले मुसन्निफ़ ने क्या लिखा है, थोड़ी सी वजाहत उस बात की करनी होती है, फिर पैरे की वजाहत करनी होती है और फिर उस पैरे के बाद क्या हुआ, थोड़ी सी वजाहत उस चीज़ की करनी होती है। तो लेकिन यहाँ पर अज़ीज़ तलबा, जो पैराग्राफ हमने आज सेलेक्ट किया है वो सबक पंचायत के शुरू से लिया गया है, यानी पहली तकरीबन 4 लाइनें ली गई हैं पहली इबारत के तौर पर। इसलिए इस पैरे से पहले कुछ भी बयान नहीं हुआ, इसलिए इसकी तशरीह यहीं से स्टार्ट होगी। तो आइए देखते हैं कि तशरीह लिखने का तरीका क्या है। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले आप हेडिंग देंगे तशरीह और फिर आप लिखेंगे इस पैराग्राफ में मुसन्नफ़ बताते हैं। मुसन्नफ़ क्या बताते हैं कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी बहुत दोस्त थे, इनकी आपस में बहुत मोहब्बत थी और वो इकट्ठे रहते थे। उनका तमाम कारोबार भी इकट्ठा था, क्योंकि उनको एक दूसरे पर अतमाद बहुत ज़्यादा था। अगर अलगू चौधरी कहीं जाता, यानी घर से बाहर कभी जाता, तो अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी जुम्मन शेख पर डाल देता, और जब जुम्मन शेख कहीं जाता तो अपने घर की सारी ज़िम्मेदारी अलगू चौधरी पर डाल देता। इनकी दोस्ती जो थी वो कब से थी? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती बचपन से थी। बचपन में वो दोस्त कैसे बने? बचपन में जब शेख जुमेराती, जो कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के उस्ताद थे, उनके पास पढ़ने के लिए जाते थे, तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की दोस्ती का आगाज़ हुआ। तो अज़ीज़ तलबा, एक बात आपको याद रहे कि शेख जुमेराती जो थे वो जुम्मन शेख के वालिद भी थे और उसके उस्ताद भी थे। तो इनका ख्याल था कि जो हम पढ़ते हैं अपने उस्ताद से वो खूब पढ़ते हैं, और पढ़ाई के साथ साथ अगर उस्ताद मोहतरम की हम खिदमत करते हैं तो वो काम पढ़ने से ज़्यादा अहम है। तो लिहाजा उस्ताद साहब को हुक्का बहुत पसंद था, और कभी भी उस्ताद साहब का जो हुक्का था वो शेख जुम्मन और अलगू चौधरी, जो कि शेख जुमेराती के उस्ताद थे, दम ना लेने देते थे। यानी जो हुक्का था कभी भी उसकी आँच जो है वो कम नहीं होती थी, हर वक्त वो चलता रहता था। और जो बाप थे,
باپ سے مراد شیخ جمیراتی جو پرانی ویزا کے آدمی تھے، اور ان کا خیال تھا کہ پڑھائی نہیں بلکہ استاد کی خدمت کرنے سے کامیابی ملتی ہے، یعنی استاد کی خدمت کرتے ہیں، استاد دعا دیتا ہے تو اسٹوڈنٹس کو کامیابی ملتی ہے۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ تو الگو چودھری اور جمن شیخ بہت خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ خوشحال زندگی کیسے بسر کر رہے تھے کہ دونوں کی آپس میں دوستی تھی، ایک دوسرے پر اعتماد تھا، اپنے استاد کی خدمت کر رہے تھے، استاد کی دعائیں لے رہے تھے، اور دعاؤں کے اثر سے ان کی زندگی بہت خوشحال گزر رہی تھی، اور پورے علاقے میں، پورے گاؤں میں شیخ جمن اور الگو چودھری کی دوستی ایک مثال بنی ہوئی تھی۔ تو عزیز طلباء، آج ہم نے سبق پنچایت کی پہلی عبارت کی تشریح کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا، اس کو اچھے طریقے سے آپ نے یاد بھی کر لینا ہے۔ لیکن اس کا یاد کرنے کا طریقہ بچوں یہ ہے، آپ نے اس کو رٹا نہیں لگانا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پنچایت سبق کے خلاصے میں پوری کہانی جو کیا ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد بھی کیا ہوا ہے، اس لیے کہیں بھی امتحان میں کسی بھی ٹیسٹ میں آپ کو جو بھی عبارت تشریح کے لیے دی جائے تو آپ نے حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے کے بعد جب آپ نے تشریح کی ہیڈنگ پہ آنا ہے، تشریح کی ہیڈنگ میں آنا ہے تو کویسچن پیپر یعنی عبارت آپ کے سامنے ہوگی، اور اس عبارت کی تشریح ساری آپ نے سیلف میں کرنی ہے، نہ کہ آپ کوئی ہیلپنگ بک لیں اور اس کے اوپر جو تشریح لکھی اس کو رٹا لگانا شروع کر دیں۔ رٹا نہیں لگانا، آپ کے سامنے عبارت موجود ہے، آپ نے اس کو اپنی سیلف رائٹنگ میں لکھنا ہے، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔